So let's start, students. This is first chapter of 12th standard 2020 new syllabus. The name of the chapter is here rotational dynamics. First of all, dynamic means we talk about motion. रोटेशनल डायनामिक मीन्स यहाँ पे जो भी डिस्कस करना है वो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड डिस्कस करना है। तो ये स्टार्टिंग का चीज़ आपको समझ के रखना है। उसके अलावा हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन यहाँ पे जैसे लिखा है इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन, और आप बोल सकते हैं दिस इज़ मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब होता है एरिया या फिर सरफेस, जिसको आप 2D बोलते हैं या फिर 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो वही है। अब यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है तो प्लेन कैसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल प्लेन हो सकता है। इट इंक्लूड्स बेसिकली 2 एक्सेस, either it may be x y or y z or z x. So there are 3 axes. Out of 3 axes we consider only 2 axes for the frame, either this one or this one or this one. So this is the thing. Let's start from the basic part that is called as body or particle or object, which is considered to be at rest or that may be considered to be in motion. First of all, when we talk about body at rest, that means body is not changing its position. Body is not changing its position with respect to time. अब बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको टाइम कंसीडर करना है कि टाइम स्टॉप नहीं होता, टाइम हमेशा चलते रहता है, और उस टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट या फिर वो बॉडी दैट इज़ एट रेस्ट। जैसे कि आपने एक टेबल कंसीडर किया, उस टेबल पे कुछ सब पड़ा हुआ है। ये टेबल है, सॉरी दिस इज़ अ टेबल, और उसके ऊपर आपने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया। अभी इस टेबल के ऊपर जो रखा ऑब्जेक्ट है, इस टेबल के फ्रेम के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। जो भी है दिस ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, क्योंकि वो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मूव नहीं कर रहा। और अगला जो टॉपिक है दैट इज़ वी हैव टू कंसीडर द ऑब्जेक्ट, द बॉडी विच इज़ इन मोशन। सो यू कैन सी द डेफिनेशन। मोशन इज़ डिफाइंड एज द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, बॉडी का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर दोनों डेफिनेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ मिल रहा है जिसको हम लोग बार बार डील कर रहे हैं, जिसका नाम है पोजीशन। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजीशन? सो पोजीशन का मतलब है, पोजीशन का मतलब है कि अ पॉइंट इन द स्पेस। स्पेस मतलब जो भी एरिया है, जो भी रीजन है, उसमें एक आपने पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज़ कॉल्ड एज पोजीशन। तो ये आपको समझ के रखना है। तो उस पोजीशन के हिसाब से उसका अगर टाइम के हिसाब से अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो बोलेंगे बॉडी मोशन में है, और टाइम के हिसाब से उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो बोलेंगे कि बॉडी इज एट
रेस्ट। अब अगला जो टॉपिक है उसमें हमको समझ के रखना है कि दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नोट, मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टडी एंड ऑब्जर्व। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें आपको समझना है कि यहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हमको देखना है ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है या फिर कौन से फ्रेम में है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं कि उस या फिर बताना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है या फिर जो भी है, तो अगर मोशन में है तो हमको वहाँ पे बताना है कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, और जिस ऑब्जेक्ट को आपने अंडर स्टडी कंसिडर किया है, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमको डिफ़ाइन करना, हमको बताना है कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है। तो जब भी आप मोशन के बारे में डील करेंगे तो एक आपका पार्टिकल रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको आप देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और दूसरा उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करने वाला रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जर्वर। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा, जिसको मतलब दोनों का मिला के जो इफेक्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। अनदर थिंग इज दैट देयर इज़, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट यू हैव टू नोट इट डाउन, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर नहीं है, देखने वाला नहीं है उस पार्टिकल को, उस बॉडी को अगर कोई देख नहीं रहा है या फिर कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, उसको कोई स्टडी नहीं कर रहा है, तो आप नहीं बता सकते कि बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अनदर नोट इज दैट नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और यू कैन से इन एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी बॉडी ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना तो एब्सोल्यूट मोशन में है। ये दोनों चीज़ आपको समझना है। कैसे समझना है कि जैसे आपने अभी एक एग्जांपल कंसिडर किया था कि एक टेबल है, उस टेबल पे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस टेबल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सरफेस है मूव नहीं कर रहा है, उस सरफेस के रेफरेंस से ऑब्जेक्ट भी मूव नहीं कर रहा है, तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर आप इस रूम के बाहर निकल के आएंगे, तो रूम के बाहर निकल के आएंगे, अर्थ से बाहर निकल के जाएंगे, सपोज आप मून पे हैं, अगर मून से इसको ऑब्जर्व करेंगे अर्थ को, तो बेसिकली अर्थ मूव कर रहा है, और अर्थ मूव कर रहा है तो एक अंदर जो टेबल है वो भी मूव कर रहा है, लेकिन इसके रेफरेंस के हिसाब से मूवमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है मून पे, उसके हिसाब से मूवमेंट पे है। तो इसलिए बोला गया है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड देयर इज़ नो एब्सोल्यूट मोशन। ना ही कोई एकदम परफेक्टली रेस्ट पे, ना ही कोई परफेक्टली मोशन में है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। जो ऑब्जर्वर है वही बताएगा कि वो बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है। हर ऑब्जर्वर के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होता है और उसका ऑब्जर्वेशन, उसका रिजल्ट चेंज होता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, वी हैव टू consider this example. Example is that a book is kept on the table with respect to the room and in motion with respect to the moon. अब देखो एक वही सेम जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक रूम है, उसमें टेबल है, उसके ऊपर बुक रखा है, और टेबल रूम के रेस्पेक्टिव बुक रेस्ट पे है। बट अगर कोई ऑब्जर्वर मून पे है, मून के हिसाब से जब वो ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा कि ये अर्थ भी मोशन में है तो रूम भी मोशन में है, जिसके हिसाब से उसको लगेगा कि बुक जो टेबल पे है वो भी मोशन में है। सो दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज दैट, जैसे कि अ रॉबर एंटर्स अ ट्रेन एंड ब्रिंग्स आउट हिज पिस्टल। आपने पिस्टल निकालता है एंड सेज स्टैंड स्टिल डोंट मूव, खड़े रहो, कोई मूव नहीं करेगा। उसने ऐसा बोला, सब पैसेंजर खड़े हो गए अपनी जगह पे, कोई हिल नहीं रहा है। तो उस कंपार्टमेंट में जितने भी पर्सन हैं
कंपार्ट में जितने भी पर्सन हैं सब तो रेस्ट पे है, क्योंकि कंपार्टमेंट उनके रेफरेंस से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई रेल रेल या फिर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या फिर किधर भी बाहर खड़ा है, इस रेलवे बोगी या फिर ट्रेन के कोच के बाहर कोई खड़ा है, तो उसको तो यही लगेगा ना कि ये जो कोच है ये बाहर मूव कर रहा है। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो चीज़ें हमारे सामने आएगी। पैसेंजर्स आर टेट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द रॉबर। क्यों? क्योंकि उस बोगी में रॉबर भी है और पैसेंजर्स भी है, तो दोनों अपने फ्रेम के हिसाब से रेस्ट पे है। लेकिन अगर आप जब बाहर आते हैं, इस रेल ग्राउंड पे आते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो ग्राउंड के हिसाब से, प्लेटफॉर्म के हिसाब से अगर आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो पूरा का पूरा जो बोगी है, ट्रेन है, वो मोशन में। तो इससे एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो भी आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ मोशन एंड रेस्ट, दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, या फिर जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसलिए वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यू कैन सी द डेफिनेशन। To locate a particle's position, we need a frame of reference. अब यहाँ पे जब सिंपली अगर बोलो तो जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाती है तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं और एक्सेस की बात करते हैं। सिंपली अभी 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड जो भी है, वहाँ पे सिर्फ आपने 2 एक्सेस कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है, एक्स वाई। 3 डायमेंशन में होगा तो आपको 3 एक्सेस पढ़ना है। तो इन सब को मिला के जो एक रीजन बनता है, जो एक एरिया बनता है, या फिर जो भी 3 डायमेंशन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमको 3 डायमेंशन चाहिए, मतलब 3 एक्सेस चाहिए ऐसा। सो जब भी यहाँ पे आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टडी करना है, सो वी हैव टू टेक 3 mutually perpendicular axes, and we can name it as x axis, y axis and z axis. Then जैसे अगर आपको ड्रॉ करेंगे तो इसमें मिलेगा x axis, y axis and z axis, ऐसा ड्रॉ करेंगे तो। और इस एक्सिस हिसाब से जब आप पॉइंट सेलेक्ट करते हो, सपोज यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे x एक्सिस से इतना दूर है, y एक्सिस से इतना दूर है और z एक्सिस से इतना दूर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू रहेगा x एक्सिस का रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू रहेगा y एक्सिस का रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू रहेगा वो z एक्सिस का रहेगा। तो इस पे आपको तीनों पॉइंट मिल जाएगा, x का भी, y का भी और z का भी। तो इस पॉइंट पे यू कैन गेट ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम ऑल द 3 एक्सेस। एंड वन थिंग इज कंपल्सरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 एक्सेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों एक्सेस में आपस में 90 डिग्री का एंगल, वो आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू गो फॉर as you can say, any of the 3 coordinates change, then we say body moves with respect to the frame. अगर ये जो भी कोऑर्डिनेट है अगर आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि अगर ये आपने एक्स एक्सिस के लिए बताया, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ से एक्स एक्सिस का पोजीशन, यहाँ से वाई एक्सिस का, और यहाँ से सपोज जेड एक्सिस का पोजीशन है। तो ये कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जेड, तीनों कोऑर्डिनेट्स में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज होता है, कोई भी, अगर एक्स चेंज हुआ तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वेरी हो सकता है, अगर वाई चेंज हुआ तो उसका पोजीशन कुछ भी वेरी हो सकता है। तो जो भी है आउट ऑफ 3 एक्सेस, इफ़ एनी कोऑर्डिनेट चेंजेस, एनी पॉइंट चेंजेस, तो उस रिस्पेक्ट के हिसाब से, उस फ्रेम के हिसाब से इस पार्टिकल का पोजीशन भी यहाँ वहाँ चेंज हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे तो पार्टिकल मोशन में है।
For the consideration of the frame, there is no rule or restriction on the choice of frame of reference. आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपका जो घर है, रूम है, उस रूम में अगर आप देखेंगे तो ऐसा रूफ रहता है, फिर यहाँ पे फ्लोर रहता है। तो अगर इधर से आपने कंसिडर किया तो आपके लिए एक्स एक्सिस हो गया, ये सपोज जेड एक्सिस हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ऑल द थ्री, दिस इज़ द फ्रंट वॉल, ये आपका बाजू का है और ये फ्लोर है। अगर ध्यान से देखोगे तो दिस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अपने रूम के हिसाब से यू कैन कंसिडर दिस एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कहीं से भी कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट वी हैव टू गो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सिंपली आपको दो चीज़ नोट करके रखना है। अगर डिस्टेंस की बात किया है, सो डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द एक्चुअल लेंथ। जो भी एक्चुअल लेंथ पार्टिकल जो भी एक्चुअल लेंथ कवर करेगा, सपोज यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, जी इधर भी गया, पॉइंट बी पे जाके रुका हो, इसने जो भी एक्चुअल लेंथ कवर किया है, दैट लेंथ विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस। अब अगर आप बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट कंसीडर करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यू हैव टू कंसीडर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यू हैव टू कंसीडर द स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इतना आपको डिफरेंस समझना। इसमें अलग अलग भी कंटेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास पार्टिकल है, वो पॉइंट ए पे है और पॉइंट बी इधर है, और पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में गया, कुछ भी यहाँ मूव नहीं किया, तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो सपोज़ अगर आप डिस्टेंस ऐसे बता रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी आप उतना ही बताएंगे, क्योंकि दोनों सेम है, स्ट्रेट लाइन है, किधर भी गया नहीं है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। उतना आपको समझ के लिए रखना है। अनदर थिंग इज़ दैट, जैसे कि कोई भी पार्टिकल है, पॉइंट ए से मूव किया और अल्टीमेटली जाके पॉइंट ए पे वो रुक गया। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कंसीडर करना है इनिशियल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो हम लोग जब भी एक दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, तो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमको मिलता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। हमारा फाइनल पॉइंट भी वही है और इनिशियल पॉइंट भी वही है, तो जब दोनों का वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। और लेकिन जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस यहाँ से पूरा कंसीडर होके यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कंसीडर किया जाएगा। दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ एंड दिस डिस्टेंस विल नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इतना आपको याद रखना है। अब डेफिनेशन वाइज अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कंसीडर किया है। वी हैव दिस 3 एक्सेस x, y एंड z। यहाँ पे बोला है कि कोई पार्टिकल है ए से चल के बी तक गया, ए से सी से ई, यहाँ तक चल के गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है, इट इज़ फ्रॉम ए टू सी एंड अगेन फ्रॉम सी टू बी। So total actual length from A to C and C to B will be called as distance, but the straight line from A to B direct, the straight line will be called as displacement। तो एग्जांपल है, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद
You can write the definition. Definition is that the length of the path ACB is called as distance. In simple word, you can say the actual length. The actual length covered by the body या फिर ऑब्जेक्ट. द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. कि आपको समझना है, नोट करके रखना है. और उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपको पहले ही बता दिया. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम initial point to फाइनल पॉइंट. यहाँ पे आपको समझना है कि जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगा. और वो डायरेक्शन आपको बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है. तो आगे बढ़ते हैं. हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बाद जो नया टॉपिक आता है वो आपको मिलेगा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब यहाँ से आपको ये पूरे टाइम में जो भी हम लोग अभी कर रहे हैं सब पूरा बेसिक है. और ये किसके लिए है? पूरे सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर में सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो फर्स्ट हाफ में सर्कुलर मोशन, सेकेंड हाफ में रोटेशनल मोशन. तो सर्कुलर मोशन के लिए सब पूरा समझना आपको ज़रूरी है. तो हम लोग यहाँ पे जो अगला टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज एवरेज स्पीड. अभी एवरेज स्पीड क्या है? बेसिकली आपको पहले ही दिमाग में कंसीडर करना है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है. स्पीड इज़ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है. और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है. ये आपको समझ के रखना है, ठीक है. तो पहले हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे वेलोसिटी के बारे में. तो यहाँ पे दो चीज़ समझना है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब दोनों का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? एवरेज स्पीड जैसे कि ये किसी भी जगह से कोई भी सपोज ऐसा रोड है, ऐसा बना हुआ ऐसा भी रोड है ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे कुछ सपोज यहाँ ब्रेकर है, इधर कहीं ब्रेकर है, ऐसा रम्बल्स है, जो भी है. यहाँ पे कोई बाइक है, साइकिल है, जो भी आदमी चला के ऐसा आ रहा. तो हर पोजीशन पे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर पोजीशन पे डिस्टेंस कवर करने का जो रेट होगा वो सेम नहीं होगा. सपोज़ कहीं 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, तो कहीं अगले 1 सेकेंड में सपोज़ 1 मीटर जा रहा है, फिर अगले 1 सेकेंड में सपोज़ वो 3 मीटर जा रहा है. तो हर 1 सेकेंड में जो उसका लेंथ कवर कर रहा है उसका लेंथ कवर करने का रेट सेम नहीं है. तो यहाँ पे सिंपली बोला जाता है फिर कि जो भी उसका इनिशियल पॉइंट रहेगा और जो भी उसका फाइनल पॉइंट रहेगा उसका जो टोटल लेंथ है, टोटल डिस्टेंस, और वहाँ से T1 से लेके T2. T1 मतलब टाइम एट द इनिशियल पॉइंट, T2 मतलब टाइम एट द फाइनल पॉइंट. सो दिस लेंथ कवर्ड इन द टाइम इंटरवल T1 टू T2. T1 से T2 टाइम के बीच में जितना भी लेंथ कवर किया उसने वो आपको कंसीडर करना है. तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड मिलेगा जिसमें आपको बताना है कि टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम जो भी है T2 माइनस T1, तो आपको कंसीडर करना है. टोटल लेंथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से किससे दिखा है? S से दिखा है. तो S अपॉन T2 माइनस T1. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर velocity AVG.
वेलोसिटी है, AVG मतलब एवरेज, सो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, दिखाने के लिए V से लिखा है बट समझना आपको स्पीड है। दूसरा, अब दूसरा जो टर्म है वो है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको समझना है कि definition, what is the definition? Speed of the particle at a particular instant of time is defined as instantaneous speed. अब यहाँ पे कैसे समझना है, जैसे कि आपके सामने एक ऐसा रोड है, wait for a minute, आपके सामने एक ऐसा रोड है, उस रोड पे कोई भी बाइक या फिर साइकिल जो भी जा रहा है तब बहुत स्पीड से निकल, लेकिन आपका जो पोजीशन, आप ऐसे खड़े हो चुपचाप से, आपका पोजीशन सिर्फ इसी जगह पे है, इस पॉइंट पे है, तो वो जो बाइक है या फिर जो भी है बॉडी, उसको यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगा है, और ज़्यादा टाइम लगा रहेगा, ऐसा नहीं कि छोटा टाइम लगा रहेगा, बट इस पॉइंट पे यहाँ से इस तरह जाने के लिए बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ डेल्टा टी, दैट इज़ कॉल्ड एज शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम। इसीलिए, और दूसरा टर्म है इसमें हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, मतलब टाइम बहुत ही कम है, ज़ीरो के करीब है, 0 सेकेंड के करीब है, ऐसा समझ। उतने छोटे टाइम में दिस बॉडी हैज़ टू कवर सम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, उतना जो डिस्टेंस रहेगा विद इन दैट वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजिशन और पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट स्पीड विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपको समझना है, यू कैन विदाउट द डेफिनेशन कभी भी इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब भी आएगा, मैथमेटिकली आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है कि वी हैव टू ऑलवेज पुट टाइम इनटू लिमिटेशन वेयर डेल्टा टी मस्ट टेंड टू ज़ीरो। डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए और ज़ीरो के क्लोज होना चाहिए, तभी हम लोग इंस्टेंटेनियस कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे छोटे छोटे टाइम के लिए, एक मिली सेकेंड से मिली सेकेंड टाइम के लिए, बहुत स्मॉल इंटरवल टाइम, इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। नहीं तो हम लोग नॉर्मली एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम बढ़ेगा तो ज़्यादा चेंजेस वेरिएशन आ सकते हैं। इंस्टेंटेनियस टाइम में वेरिएशंस का चांसेस कम है। और इन जनरल इंस्टेंटेनियस स्पीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीड, जो बार बार आपको आएगा टर्म, ये नोटेशन आपको बार बार आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेल दिस इज़ रिटन एज v but don't consider as velocity, it is not having a bar, that's why it is speed, क्योंकि जब बार आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और लेकिन हम यहाँ वेक्टर नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको स्पीड बोलेंगे। और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एस इज स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस and delta t is small change in time. The delta itself shows some small changes. यहाँ पे जो ट्राइंगल जैसा है वो डेल्टा है, उसका मतलब होता है चेंज, वेरिएशन, स्मॉल चेंज, स्मॉल वेरिएशन। यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ डेफिनेशन। तो बार बार आपको ये ध्यान में रखना है। Again we go for the average velocity. It is defined as the displacement of the particle divided by time interval consumed by the particle. तो यहाँ पे बात आ गई है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में जब भी आप कंसिडर करेंगे, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एग्जाम्पल कंसिडर करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी दिया है फ्रेम
एक सिस्टम बना है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें देख सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मेरा पार्टिकल पहले पॉइंट ए पे था, कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट बी पे पहुँच गया। वो कैसे गया, कैसे भी जा सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी जा सकता है, बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट आप दिखाएंगे दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट लाइन से दिखाया है। लेकिन यहाँ पे R1 और R2 क्या है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस R1 के ऊपर भी वेक्टर लगा है, R2 के ऊपर भी वेक्टर लगा है, इसलिए क्योंकि ये R1 और R2 पोजीशन दिखा रहा है पार्टिकल का फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो है ये ओरिजिन है, यहाँ से ये पोजीशन, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इस पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन दिखाने वाला यही लाइन है और डायरेक्शन के साथ दिखाता है, इसलिए हम लोग वेक्टर बोलते हैं उसको। तो पहला पॉइंट है इसलिए R1 पोजीशन वेक्टर 1। दूसरा जो पोजीशन है दैट इज़ एट बी R2, ये आपको समझना है। तो जब ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ फ्रॉम ए टू बी, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए कुछ न कुछ तो टाइम इंटरवल कंज्यूम किया है उसने। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ए बी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल तो होना ही है, तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज डेल्टा टी, और जो भी आएगा तो वेक्टर ए बी अपॉन डेल्टा टी दैट विल गिव अस द वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो आपको समझना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेट बाय द according the definition it is defined as displacement of the particle divided by time interval consumed by the particle। तो फॉर्मूला आपके सामने है, आप यहाँ पे देखो, दिस इज़ वेलोसिटी ए वी मीन्स एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे वेक्टर लगा है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, स्केलर वाले में वहाँ पे वेक्टर नहीं लगा था। और ये हमारे एग्जांपल में यहाँ पे ए भी लिखा है क्योंकि हमने एग्जांपल वही कंसिडर किया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रॉम ए टू बी, दैट्स व्हाई वेक्टर ए बी, और टाइम कितना लिया उसने T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ए बी का जो भी चेंज आएगा पोजीशन ए पे, उसका पोजीशन वेक्टर था R1 और बी पे पोजीशन वेक्टर था R2, तो हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1 दैट गिव्स अस डेल्टा R। तो यहाँ पे डेल्टा R लिखा है, और तो पता है वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वहाँ पे वेक्टर लगाना है, और दैट चेंज इन टाइम T2 माइनस T1 डेल्टा टी। So this gives us the average velocity delta R upon delta t. Another thing is that what is the instantaneous velocity? Instantaneous velocity, the average velocity for very short interval of time, or you can set a particular instant of time। Instantaneous का मीनिंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, जो भी है एक पॉइंट पे एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए जो भी चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, उस पर आपको निकालना है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग। तो फॉर दैट वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम आप डिस्प्लेसमेंट में टाइम के हिसाब से चेंज निकालेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। तो उसका फॉर्मूला भी आपके सामने है। वी ऑलवेज हैव टू पुट टाइम इनटू दिस लिमिट, एंड द रीज़न फॉर दिस, we always consider time to be very short, और very short टाइम के लिए हम लोग टेंस टू ज़ीरो अप्लाई करते हैं। टेंस टू ज़ीरो अप्लाई किसके साथ होता है, वो भी लिमिट के साथ अप्लाई होता है, आपको हमेशा ध्यान में रखना। और फॉर्मूला आपके सामने है, दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद द वेक्टर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल्टा चेंज इन डेल्टा आर अपॉन, सो चेंज इन आर अपॉन चेंज इन टाइम, कितने देर में, फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, इस dr/dt, ये आपको समझना है, ध्यान में रखना। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी गो फॉर द वन मोर note is there, you can see instantaneous velocity is also called as velocity simply। तो आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, या फिर एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में, तो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
अब उसका वेलोसिटी कितना चेंज होगा टाइम के हिसाब से। सपोज़ एक एग्जांपल कंसिडर करो, यहाँ पे आपने टाइम 1 सेकेंड था, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड ऐसा टाइम जा रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन है ए बी सी डी। सपोज ए से बी तक जाने के लिए जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। बी से सी तक जाने के लिए जो वेलोसिटी रही सपोज वो 3 मीटर थी। बाद में सी से डी तक जो वेलोसिटी थी सपोज वो 1 मीटर थी। मीन्स हर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब बॉडी में क्या आ रहा है, एक्सेलेरेशन आ रहा है। अगर वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सेलेरेशन, और उसका वैल्यू कम होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको डिसेलेरेशन बोलेंगे। और अल्टीमेटली दोनों एक्सेलेरेशन से भी डिनोट किया जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको। अगर वेलोसिटी का वैल्यू हर, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल कितने का, हर टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का, हर सेकेंड में उसका वेलोसिटी का वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे बॉडी में क्या है, एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन में 2 केस हो सकता है, या तो वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज़ हो सकता है या फिर वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज़ हो सकता है। अगर डिक्रीज़ होगा तो हम लोग बोलेंगे डिसेलेरेशन, इंक्रीज़ होगा तो हम लोग बोलेंगे एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलेरेशन है, तो दिस इज द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल कंज्यूम्ड बाय द पार्टिकल। और हमेशा ध्यान में रखना है दिस मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ए के ऊपर वेक्टर लगा है, ए एक्सेलेरेशन, ए उसका सिंबल एक्सेलेरेशन का, ए वी जी दैट इज़ एवरेज एक्सेलेरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम एंड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो चेंज जो मिलेगा आपको किसके फॉर्म में मिलेगा, डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, दिस गिव्स अस एवरेज एक्सेलेरेशन। Another thing is that we have to find what is the instantaneous acceleration. सेम थिंग, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग वही है, समथिंग विच इज चेंजिंग एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जो एक्सेलेरेशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा है, यू कैन से फॉर द वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। और हमेशा जैसे बताया आपको लिमिट आपको अप्लाई करना है, जिसमें आपको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बताना है, क्योंकि बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। तो इसमें आपका जो वेलोसिटी है दैट विल बी कन्वर्टेड एज टी वी और टाइम विल बी कन्वर्टेड एज टी टी। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे अभी आपके, जितने भी पॉइंट्स थे, स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ आपका सपोज डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ। आपको हमेशा कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आप समझ के रख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो इस सेशन में आपने अभी तक जो देखा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा, उसके बाद आपने देखा स्पीड वेलोसिटी देखा, और लास्ट में एक्सेलरेशन देखा। अब इन तीनों में कॉमन क्या था, इन तीनों में कॉमन अगर आपको मिलेगा बार बार तो वो आपको मिलेगा, एक था एवरेज स्पीड, बाद में इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर वही एवरेज वेलोसिटी, बाद में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बाद में फिर से एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज मतलब हमको टोटल टाइम कंसिडर करना है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, उसमें इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक जितना भी चेंज हुआ वो ध्यान में रखना है। इस पूरे चेंज को इस पूरे टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज का वैल्यू मिलेगा। इंस्टेंटेनियस पे ऐसा नहीं है, इंस्टेंटेनियस पे आपको पूरा टाइम कंसिडर ही नहीं करना है। इंस्टेंटेनियस पे सपोज़ आपका जो भी चेंज हो रहा है, मेरा T1 सपोज़ 1 PM था, इस
1 PM पे कुछ चला या फिर कोई बॉडी चली, कुछ बाइक चली, कुछ साइकिल चली, कुछ भी चली, और T2 सपोज मेरा 1:30 PM, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ देखेंगे तो 30 मिनट का जर्नी है। जो भी चेंजेस मुझे अगर एवरेज के बारे में लेना है तो एवरेज जब निकालूंगा मैं, सपोज एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, तो मैं T2 माइनस T1 करूँगा, पूरा टाइम इंटरवल, पूरा लेंथ कंसीडर करना है। लेकिन जब भी बात इंस्टेंटेनियस की आएगी, इंस्टेंटेनियस में आपको ध्यान में रखना है कि पूरा टाइम इंटरवल नहीं बताना। एट अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम, सपोज मैं बोला कि 1:15:25 मीन्स 1:15:25 पे बॉडी का पोजीशन कितना था, तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है। एट दैट इंस्टेंट बॉडी का क्या वेलोसिटी था, तो उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर जो वेलोसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आपको कंसीडर करना है, ध्यान में रखना है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।